नमस्कार वहाँ दोस्तों, मेरा नाम है जागर शर्मा और आज अपन करने वाले हैं Redmi K20 Pro का रिव्यू। वाकई में काफ़ी ज़्यादा शानदार फ़ोन है, पोको फ़ोन का बड़ा भाई है और अभी थोड़े ही हफ्ते पहले जो है इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली रिलीज़ हुआ है और आज अपन करने वाले हैं इसका रिव्यू। वाकई में काफ़ी ज़्यादा शानदार लगता है, काफ़ी ज़्यादा शानदार डिज़ाइन इसका। तो स्टार्ट करते हैं इस वाली वीडियो को बिना कोई टाइम वेस्ट करे भाइयों। तो सबसे पहले बात करूँ इस पूरे ओवरऑल पैकेज की, तो फिर आपको सब कुछ जो भी आप एक स्मार्टफोन से एक्सपेक्ट करते हो, एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन से एक्सपेक्ट करते हो 2019 के अंदर, वो सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, वो भी मात्र 30,000 के बजट के अंदर। तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा शानदार इस Xiaomi ने इस बार इस वाले बजट के अंदर इस वाले स्मार्टफोन को पैक करा है। और सचमुच बोल रहा हूँ कि सारी की सारी चीज़ें तो हैं इस वाले स्मार्टफोन के अंदर, लेकिन हर एक चीज़ बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल की नहीं है। तो रिव्यू के अंदर मैं आपको ये सारी बातें अच्छी तरीके से बताऊँगा। सबसे पहले मैं बात करूँ इसके पिछवाड़े की, तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा यूनिक कलर पैटर्न जो है आपको देखने को मिलता है। मेरा आइडिया तो ये था कि मैं ब्लू कलर में इस वाले स्मार्टफोन को मंगवाऊं, लेकिन ब्लू कलर जो है वो मंगवाते ही आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। जैसे ही स्टॉक में आया था वैसे ही आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, तो मैं उसको मंगवा नहीं पाया और ये वाला स्मार्टफोन भी आउट ऑफ स्टॉक होने वाला था, मतलब एक तरीके से हो ही गया था। और जब मैंने ऑर्डर करा तो मैंने देखा कि मैंने कार्बन ब्लैक मंगवा लिया है गलती से, तो फिर मैंने उस वाले ऑर्डर को कैंसिल करा और फिर ये शायद किसी का छूट गया था, कोई इसको चेकआउट नहीं कर पाया, तो फिर वापस से ये स्टॉक में आया और मैंने ये फ्लेमिंग रेड कलर में मंगवा लिया। वाकई में काफ़ी ज़्यादा शानदार डिज़ाइन है और ये वाला डिज़ाइन जो है वो चेंज होता है उस तरीके से जिस तरीके से इसके ऊपर लाइट पड़ती है। मैंने इसकी स्किन मंगवा रखी है gadgetshield.com की, लेकिन वो मैंने चिपकाई नहीं इसके ऊपर, क्योंकि वाकई में काफ़ी ज़्यादा शानदार इसके ऊपर जो डिज़ाइन है वो बना हुआ है। हालांकि कैमरा के ऊपर मैंने उस वाली स्किन को जो चिपका लिया है और वो रेड कलर की स्किन है, तो बहुत ज़्यादा शानदार लगता है। कैमरा जो है वो थोड़ा सा उभर के निखर के जो है वो आता है इसका अब स्किन लगाने के बाद। चाहे ये फ़ोन कितना ही सुंदर हो, लेकिन फिर भी ग्लास बैक है, तो फिर फिंगरप्रिंट्स वगैरह जो है वो आसानी से इस वाले स्मार्टफोन के ऊपर आ जाते हैं। और उसके बाद भी ग्लास बैक होने के बाद भी इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग जो है आपको देखने को नहीं मिलती है। ऑब्वियसली इस वाले प्राइस रेंज के अंदर OnePlus तक में वायरलेस चार्जिंग नहीं आती, तो फिर इससे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं। लेकिन फिर भी ग्लास बैक और मेटल सैंडविच जो है आपको देखने को मिलता है, मतलब कि वाकई में इतना ज़्यादा शानदार बिल्ड क्वालिटी है इस फ़ोन की। पकड़ने से थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ ठीक है, एक फ्लैगशिप फ़ोन जो है मैंने पकड़ रखा है, काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल फ़ोन है। और इस वाली प्राइस रेंज के अंदर इतने ज़्यादा अच्छे मटेरियल्स जो हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे मटेरियल्स जो Xiaomi ने डाले हैं। अक्सर इस वाली प्राइस रेंज तक आते आते जो है फ़ोन्स जो हैं स्पेक्स के साथ साथ ज़्यादातर प्लास्टिक वगैरह की बॉडी जो है आपको देखने को मिलती है। जैसे कि आपको याद होगा पिछले साल जब पोको फ़ोन आया था उसके अंदर भी प्लास्टिक बॉडी आई थी, लेकिन इसके अंदर को ग्लास बैक देखने को मिलता है। वाकई में काफ़ी ज़्यादा शानदार जो है ये स्टेबिलिटी देता है। आप यहाँ अगर मैं बात करूँ नीचे की तरफ आपको USB Type-C जो है वो देखने को मिलती है, जो कि बहुत अच्छी बात है वाकई में। और साथ ही साथ आपको हेडफोन जैक भी देखने को मिलता है। बैक साइड का ग्लास जो है वो थोड़ा सा कर्व्ड है, जो कि फ़ोन को थोड़ा सा और प्रीमियम लुक देता है। और स्पीकर की क्वालिटी तो मैं अच्छी नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी स्लाइटली अबव एवरेज है। स्पीकर के अंदर एक मुझे डिसअपॉइंटमेंट ये लगा कि इसके अंदर कोई सा भी स्टीरियो स्पीकर जो है वो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा यहाँ पे स्पीकर दे रखा है और वो आराम से ढक सकते हो आप अपनी एक उंगली से, और उंगली से ढकने के बाद जो है आपकी आवाज़ पूरी की पूरी ब्लॉक हो जाती है। अगर मैं इस प्यारी सी डिस्प्ले की बात करूँ तो अक्सर इस वाली प्राइस रेंज के अंदर आपको एमोलेड पैनल जो है वो देखने को नहीं मिलता है, IPS LCD तक ही लिमिटेड रहते हैं। लेकिन इस वाले फ़ोन के अंदर आपको एमोलेड पैनल के साथ ही साथ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी देखने को मिलती है। और जो डिस्प्ले है वो बिल्कुल ऊपर तक जो है इन लोगों ने अच्छी तरीके से खींच रखी है, आपको कोई सी भी नॉच जो है देखने को नहीं मिलती। वाकई में एज टू एज बेजल-लेस डिस्प्ले है। हालांकि नीचे की तरफ आपको बिल्कुल थोड़ी सी चिन जो है देखने को मिलती है, जो कि एक बार को आप नेगलेक्ट भी कर सकते हो। डिस्प्ले जो है वो 6.4 इंच की है और 1080p आपको यहाँ पे पैनल जो है वो देखने को मिलता है। हालांकि इसके अंदर डिस्प्ले जो है वो मात्र 60 हर्ट्ज़ की ही आ रही है, कोई भी 90 हर्ट्ज़ या 120 हर्ट्ज़ तक मामला जो है वो नहीं पहुंचता है OnePlus 7 Pro या Razer फोन्स की तरह। और ये वाली डिस्प्ले जो है वो पॉपअप कैमरा की वजह से ही जो है वो बेजलेस बन पाई है, क्योंकि पॉपअप कैमरा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ऊपर की तरफ, और पॉपअप कैमरा के अंदर आपको LED लाइट जो है वो देखने को मिलती है। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे ही मैं उसको ऊपर या नीचे करता हूँ तो फिर यहाँ बाकायदा एक LED लाइट जो है वो जलती है। अब ये LED लाइट जो है वो यहाँ ऊपर की तरफ एक छोटी सी रिंग
रिंग है उसके साथ ही साथ नोटिफिकेशन LED का काम भी करती है। तो जब भी आप चार्जिंग वगैरह पे फ़ोन को लगाते हो तो वो नोटिफिकेशन LED जलती है, या फिर कोई सा भी नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो फिर वो वाली नोटिफिकेशन LED जो है वो जलती है। मतलब कि मुझे इस वाली लाइट का जो है यूज़ समझ में आया नहीं। मतलब कि एक तरीके से पुराने फ़ोन्स को अगर देखें तो वहाँ पे जो यूज़ था वो था, क्योंकि ऑब्वियसली नोटिफिकेशन वगैरह जो देखने के लिए आपको आपकी लाइट की जो है वो ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन इसके अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है तो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ इट। लेकिन फिर भी इन लोगों ने दी है, आई कैन अप्रिशिएट इट। अगर मैं पॉपअप कैमरा की बात करूँ तो पॉपअप कैमरा वाकई में काफ़ी ज़्यादा तेज़ खुल जाता है और काफ़ी ज़्यादा तेज़ जो है वो बंद भी हो जाता है। ये जो है वो 300,000 मतलब कि 3 लाख बार जो है ओपन और क्लोज़ का जो है इन लोगों ने रेटेड दे रखा है। अगर आप इस पॉपअप कैमरा को ज़बरदस्ती दबाते हो तो फिर कैमरा ऐप बंद हो जाता है और एक बार दोबारा बाहर आके वापस बंद होता है। अजीब सी चीज़ है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है। और इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक फॉल डिटेक्शन भी देखने को मिलता है, तो कैमरा ऐप भी अपने आप बंद हो जाता है और आपका कैमरा भी अपने आप बंद हो जाता है। सो इट्स अ गुड थिंग, लेकिन इतना ज़्यादा तेज़ बंद नहीं होता, तो हो सकता है कि गिरते गिरते आपके फ़ोन को थोड़ा सा डैमेज कर दे आपके कैमरे को। आप इस वाले पॉपअप कैमरा से अपना फेस अनलॉक भी कर सकते हो अपने स्मार्टफोन को, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि पहली बात तो ये कि थोड़ा सा स्लो हो जाता है आपकी अनलॉकिंग स्पीड, और ऊपर से बार बार ऊपर नीचे करने से फ़ोन के ख़राब होने की चांसेस भी थोड़ी बहुत रहती हैं। तो फाइनली अगर मैं बात करूँ सेल्फी कैमरा की पिक्स की, तो ये वाला सेल्फी जो है वो बहुत ज़्यादा सड़ी खींचता है ये वाला स्मार्टफोन। इसके अंदर आपको कोई सी भी डायनेमिक रेंज देखने को नहीं मिलती है, बैकग्राउंड जो है वो ओवर एक्सपोज रहता है, कलर्स भी जो हैं वो इतने ज़्यादा खास नहीं है। मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है अच्छा शॉट लेने के लिए, लेकिन फिर भी ये वाला अच्छा शॉट जो है इसका सेल्फी कैमरा नहीं ले पाता। लेकिन आगे वाले कैमरे में आपको पोर्ट्रेट मोड भी देखने को मिलता है और उसके फिल्टर्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनसे खेलने में बड़ा ही मज़ा आता है। इतने ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है जितने आईफोन वगैरह में आते हैं, लेकिन फिर भी खेलने में मज़ा आता है। लेकिन अगर एक सेकंड के लिए अपन आगे वाले कैमरा भूल जाएं तो पीछे वाले कैमरा जो है वो लाल जवाब है। वाकई में पीछे वाले कैमरे से बहुत ज़्यादा शानदार फोटोज़ आती हैं। इसके पीछे आपको ट्रिपल कैमरा का सेट जो है वो देखने को मिलता है। एक 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। मेन सेंसर जो है वो सोनी का IMX586 सेंसर है, जो कि 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड कर सकता है और स्लोमो जो है वो 960 FPS पे रिकॉर्ड कर सकता है। लेकिन जो स्लो मोशन ये वाला कैमरा रिकॉर्ड करता है वो थोड़ा सा ब्लरी होता है और बिल्कुल एंड वाले सेकंड के अंदर रिकॉर्ड करता है, तो आप हो सकता है कि अपना शॉट जो है वो मिस कर जाओ। और इसकी स्लो मोशन की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा लो है और मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इसे स्लो मोशन शूट करने के लिए आपको। हालांकि इसके अंदर अल्ट्रा वाइड एंगल जो है वो बहुत ज़्यादा शानदार पर्सपेक्टिव देता है और अच्छी बात यह है कि आप उससे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, अनलाइक OnePlus 7 Pro। OnePlus 7 Pro के अंदर आप अल्ट्रा वाइड एंगल से जो है वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर कर सकते हो। और अगर मैं बात करूँ फ़ोटोज़ की, तो फ़ोटोज़ जो हैं जैसे कि मैंने कहा बहुत ज़्यादा अच्छी आती हैं। लो लाइट में इतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस जो है ये नहीं दे पाता, लेकिन जैसे ही आप नाइट मोड ऑन करोगे, वाह क्या परफॉर्मेंस देगा। वाकई में रात को बहुत ज़्यादा अच्छी फ़ोटोज़ जो है ये खींच पाता है। और मैं बात करूँ अगर अच्छी लाइटिंग हो, आप बाहर कहीं खींच रहे हो, तो वाकई में आपको बेस्ट आउट ऑफ सेंसर जो है फ़ोटोज़ मिलेंगी। HDR जो है वो बहुत ज़्यादा शानदार काम करता है। अल्ट्रा वाइड से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे शॉट्स आ जाते हैं, कलर भी जो है वो अच्छे हो जाते हैं। ओवर सैचुरेटेड या ओवर एक्सपोज्ड इमेजेस जो है ये नहीं ले पाता और अपने बजट के हिसाब से इसने रेयर कैमरा को जो है वो फाड़ दिया है। पोर्ट्रेट मोड वाले फिल्टर्स आपको पीछे वाले कैमरा में भी काम करते हैं और ओवरऑल कैमरा की UI जो है सब बाहर ही दिख जाता है। आपको सारी की सारी चीज़ें A to Z आपको कैमरा के ऐप के अंदर दिख जाती हैं। शॉर्ट वीडियो हो गई, 48 मेगापिक्सल हो गया, पोर्ट्रेट हो गया, पैनोरामा हो गया, प्रो मोड हो गया, सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल बाहर ही फैली हुई हैं। तो फिर आपको कोई सी भी सेटिंग वगैरह छाटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अंदर ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वाकई में कैमरा ऐप की UI जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और साथ ही साथ इसके नीचे जो भी आप शॉट लेते हो वहाँ पे शॉट ऑन K20 Pro भी लिखा आता है और आप अपना नाम भी इसके अंदर कस्टमाइज़ कर सकते हो, जैसे कि शॉट ऑन OnePlus तो शॉट ऑन यहाँ पे Redmi K20 Pro। सबसे अच्छी बात इस वाले स्मार्टफोन की ये है, इस वाले बजट के अंदर की इसके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो देखने को मिलता है। काफ़ी ज़्यादा कम फ़ोन के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आता है और ये वाला सेंसर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपने कोई सा भी मेन स्ट्रीम फ़ोन जैसे कि Galaxy S10 या OnePlus 7 Pro का फिंगरप्रिंट सेंसर से
नहीं खोला होगा तो फिर ये आपको वाकई में काफ़ी ज़्यादा तेज़ लगेगा। लेकिन क्योंकि मैंने वो वाले फ़ोन्स चलाए हुए हैं और हो सकता है कि आपने वो वाले फ़ोन्स चलाए हुए हों तो आपको ये वाला सेंसर जो है वो इतना ज़्यादा तेज़ नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी इट्स गुड और आपको आदत हो जाएगी इसकी। बहुत ही यूनिक फीचर है इसके बजट के हिसाब से, और जब आप इसको खोलने के बाद इसको छोड़ते नहीं और दबा के रखते हो तो फिर मेन्यू भी खुलती है जिससे आप सर्च कर सकते हो, ऐड इवेंट कर सकते हो और QR कोड को भी स्कैन कर सकते हो। यहाँ पे आपको बैटरी जो है वो 4000 mAh की देखने को मिलती है, जो कि मुझे स्क्रीन ऑन टाइम जो है वो 4.5 से 5 घंटे का आराम से दे देती है। वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छी बैटरी है और बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल की बैटरी। यहाँ पे आपको 27 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलता है इस वाले स्मार्टफोन के अंदर, और वाकई में काफ़ी ज़्यादा कूल एनिमेशन के साथ ये वाला फ़ोन जो है वो चार्ज होता है जब भी आप इसको चार्जिंग पर लगाओगे। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात रेडमी ने ये करी है कि फास्ट चार्जर जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। PUBG जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्मूथ चलता है, वाकई में बहुत ज़्यादा तगड़ी FPS आती है, मेरे ख्याल से 60 FPS पे चलता होगा। मेरा कैमरा इस वाली PUBG की स्मूथनेस को जो है वो कैच नहीं कर पाएगा, ऊपर से YouTube की जो है प्रोसेसिंग इसके ऊपर लग जाएगी तो शायद ही कर पाए, लेकिन वाकई में बहुत ज़्यादा स्मूथ चलता है। स्नैपड्रैगन 855 बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से हैंडल करता है PUBG को और काफ़ी ज़्यादा शानदार और स्मूथली जो है फ़ोन चलता है बिना किसी लैग के। हल्के फुल्के स्टटर जो है वो थोड़े बहुत कभी कभार बीच में आ जाते हैं, मेरे ख्याल से वो मेरे नेटवर्क की गलती है, लेकिन फिर भी वो आ जाते हैं तो मैं मेंशन यहाँ पे कर रहा हूँ। इसके साथ में कवर जो है वो फ्री आता है। कवर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन उसको लगाने के बाद फ़ोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लिम दिखता है, लेकिन फिर भी उसकी लुकिंग जो है पीछे वाली जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक ट्रांसपेरेंट कवर जो है वो इसके ऊपर चढ़ा लेना। सबसे अच्छी बात मुझे इस वाले फ़ोन के अंदर ये लगी ऑब्वियसली कि इसके अंदर स्नैपड्रैगन 855 आता है। वाकई में इस वाले बजट के अंदर स्नैपड्रैगन 855 ऑफर करना बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। अगर OnePlus के किसी भी स्मार्टफोन के अंदर स्नैपड्रैगन 855 आ रहा होता तो इस वाले बजट के अंदर वो कॉस्ट कटिंग ज़रूर करते, जैसे कि वो नॉचलेस डिस्प्ले जो है वो नहीं देते। जैसे कि आप देख सकते हो OnePlus 7 नॉर्मल वाला, उसके अंदर आपको नॉचलेस डिस्प्ले जो है वो देखने के लिए नहीं मिलती है, और भी उसके अंदर पॉपअप कैमरा वगैरह जो है वो नहीं आता है, और उसके अंदर अल्ट्रा वाइड एंगल भी नहीं आता है। तो ओवरऑल उसके अंदर भी कॉस्ट कटिंग जो है वो करी गई है। और अगर सैमसंग का कोई सा भी स्नैपड्रैगन 855 का स्मार्टफोन होगा तो वो 50,000 पार करेगा। तो ऐसे ही इस वाले स्मार्टफोन ने वाकई में 30,000 के अंदर बजट स्पेक्स को जो है वो नेल कर दिया है। यहाँ पे आपको MIUI 10 जो है वो देखने को मिलती है ओवर एंड्रॉयड पाई। मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती MIUI, लेकिन फिर भी पोको लॉन्चर की वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है वो लग रही है। ज़रा से भी हैंग वैंग नहीं होती, लेकिन थोड़े बहुत जो है UI के अंदर एड्स वगैरह हैं और ब्लोटवेयर वगैरह हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं। हर जगह थोड़ी बहुत आवाज़ वगैरह डाल रखी है, जैसे चार्ज करते टाइम, पॉपअप कैमरा ओपन होते टाइम जो है वो थोड़ी बहुत आवाज़ें जो हैं UI के अंदर आती रहती हैं। UI जो है वो रिस्पॉन्सिव है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं। इतने ज़्यादा अच्छे स्पेक्स होने के बाद भी इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से इस वाली UI को जो है वो ऑप्टिमाइज़ नहीं कर रखा इस वाले फ़ोन के हिसाब से, इसलिए थोड़ी बहुत स्लो चलती है। थोड़ी बहुत जो है वो आपको स्टटर्स वगैरह कभी कभार महसूस होने को देते हैं, जैसे कि कभी कभार मैं कीबोर्ड दबाता हूँ तो वो थोड़ा सा स्टटर लेके जो है वो ओपन होता है। तो एक तरीके से थोड़े बहुत अपडेट्स के अंदर ये वाली प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है, लेकिन ओवरऑल जो आपकी फ़ोन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर इसमें कुछ मिसिंग है तो जैसे कि मैंने पहले बताया, इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग मिसिंग है, इसके अंदर वाटर रेजिस्टेंस भी नहीं है, और साथ ही साथ MIUI के अंदर कोई सा भी दम नहीं है। मतलब मुझे इतना अच्छी नहीं लगी, और अगर इसकी कोई रोम वगैरह आई काफ़ी जल्दी तो फिर मैं उसको फ्लैश कर लूँगा। लेकिन अक्सर MI के फ़ोन्स में ये होता है कि आप जब भी कोई से भी रोम फ्लैश करते हो तब इसकी कैमरा की क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाती है। कुछ और डिसएडवांटेज की बात करूँ इसके अंदर तो फिर इसकी वाइब्रेशन मोटर जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि इसके नीचे सिंगल मोनो स्पीकर है जो कि सुपर ईजीली ब्लॉक हो जाते हैं। सेल्फी कैमरा टट्टी है और फिंगरप्रिंट सेंसर स्लो है थोड़ा सा, बट ओवरऑल अगर मैं इस फ़ोन को डायरेक्टली कंपेयर करूँ तो फिर ये इसके स्पेक्स, इसकी प्राइस और इसकी लॉन्चिंग पोजीशन जो है इसको एक तरीके से देखा जाए तो पोको फ़ोन का बड़ा भाई बनाती है। यही था मेरा रिव्यू। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो भाइयों। यही था मेरा रिव्यू Redmi K20 Pro के ऊपर, इस वाले स्मार्टफोन के ऊपर। अभी 2-3 वीडियोस जो हैं वो और आएंगी, तो सब्सक्राइब कर लेना इस वाले चैनल को, बेल आइकन दबा देना। एंड दिस मिस्टर साइनिंग ऑफ भाइयों, जय हिंद। डिस्प्ले जो है वो 6.4 डिस्प्ले जो है वो 6.4 इंच की है। डिस्प्ले जो है वो 6.4 इंच की है। डिस्प्ले जो है वो 6.4 इंच की है और 1080p आपको यहाँ पे पैनल जो है वो देखने को मिलता है।